हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारतीय संविधान बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर, ठीक है ना। तो इससे पहले हम दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक भारतीय संविधान की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी क्रम में इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें हमने राज्यपाल पर बात की थी। राज्यपाल से पहले हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर चर्चा की थी। इसी प्रकार उससे पहले हमने जो है राष्ट्रपति पर। तो इस प्रकार से एक पूरा क्रम चला आ रहा है दोस्तों। टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो नए छात्र उनको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज के सेशन में हमें कंप्लीटली चर्चा करनी है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, क्या पद होता है मुख्यमंत्री का, और मंत्रिमंडल क्या होता है, या कहें कि मंत्री परिषद क्या होती है ना। इस पर हम पूरे एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों। लेक्चर नंबर 24 होने जा रहा है। जो नए स्टूडेंट है वो फिर से जान ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लोधा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे सभी विषयों को, आपके बीए के लेकर सभी विषयों को यहाँ पर पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस कराया जाता है और उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं विद लेक्चर्स। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में आज हमें विशेष रूप से जो चर्चा करनी है थर्ड यूनिट का दोस्तों, ये सेकेंड टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, राज्य कार्यपालिका। क्लियर है ना। संघीय कार्यपालिका पर हम चर्चा कर चुके थे, राज्य कार्यपालिका पर आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल पर हम चर्चा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पर आज हम बात कर लेंगे। कल से नेक्स्ट डे से जो है फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आज के टॉपिक से संबंधित। दोस्तों सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी सेशन के बाद ही कमेंट आना चालू हो जाएगी सर अब हमारे एग्जाम हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं, मतलब कि आज है ना। कुछ स्टूडेंट के एग्जाम आज है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्जाम अभी होना शेष है, बाकी है, जिनके जून एंड तक एग्जाम होने हैं, या किसी किसी के दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटियां जुलाई में भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम लेती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट एमए वाले भी है, कुछ स्टूडेंट बीकॉम वाले भी है, या बीबीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, बीए एलएलबी वाले हैं। तो वो सभी छात्र भी इस सीरीज से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों, और मैक्सिमम जो है 8 से 10 दिन के अंदर ये सीरीज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज कृपया करके अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। इसका मतलब एग्जाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेशन देखना बंद कर दें, है ना। और अगर आप फर्स्ट ईयर के देखना बंद कर रहे हैं तो फिर सेकेंड ईयर में जाइए। सेकेंड ईयर के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, काफी सारे जो है टॉपिक क्लियर हो चुके हैं वहां पर भी। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन में दोस्तों विशेष रूप से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, इस पद की बात करेंगे, इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। इसके बाद में इस मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्यों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाएंगे मंत्री परिषद पर, राज्य की मंत्री परिषद पर, इसकी रचना और गठन को देखेंगे। इसके बाद में मंत्री परिषद की शक्ति और कार्यों को देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करें उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको जो है क्लियर कर देना चाहता हूं। क्लियर दिमाग में देखिए यार, कोई टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, माइंड में अगर क्लियर होगा ना तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इससे पहले हमने राज्यपाल वाले सेशन से पहले मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सेशन लिया था, और उसमें मैंने आपको जिस प्रकार से पूरी स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों को कि किस प्रकार से संसद होती है, संसद के अंदर जो दोनों सदन होते हैं, है ना। उस सदन के अंतर्गत दोस्तों जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा का प्रधान कौन हो जाता है, वहां पर एक व्यवहारिक रूप से प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार में प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से राज्यों में राज्य का जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे, जब हमने राष्ट्रपति निर्वाचन को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक एक कड़ी पूरे विस्तार से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार। जैसा मैंने बताया था कि जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है
है ना। और जिस प्रकार से केंद्र में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक और अंग होता है, मैं अंग की बात करूं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, है ना। बस नाम परिवर्तित हुए हैं, पद वही के वही है, याद रखिएगा, है ना। जिस तरह से राष्ट्रपति को केंद्र में जितनी शक्तियां प्राप्त है उतनी ही शक्तियां राज्य में राज्यपाल के पास होती है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री के पास जितनी शक्तियां प्राप्त है वही शक्तियां या वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों बेसिकली मैं सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करने के कारण ही ये सेशन में आपका आज लेकर आया हूं, ताकि आपको एक सफिशिएंट डेटा मिल जाए और आपका जो है कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अन्यथा जब अगर आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना, अगर आपने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वाला अगर अच्छे से क्लियर किया है, फॉलो कंटिन्यू करते आ रहे हैं आप हमें, तो इस टॉपिक में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पूरे टॉपिक में आपको ऐसे ही लगेगा कि सर ये तो पढ़ा हुआ है। सिर्फ प्रधानमंत्री की जगह यहां पर ना क्या नाम इस्तेमाल होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री। क्लियर है। जहां हम संसद की बात कर रहे थे अब यहां पर नाम होगा विधानमंडल। बस इतना सा डिफरेंस आएगा। जैसे देखिए उस सेशन में हमने उस सेशन में देखिए इसमें क्या मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, तो हमने केंद्र वाले जब पढ़ा था तो उसमें था क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री था, है ना, प्रधानमंत्री। यहां पर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य सेम था। उसके बाद में ये राज्य मंत्री परिषद लिखा हुआ है ना, ये राज्य नहीं था, बस केंद्र में सिर्फ मंत्री परिषद की रचना या गठन, उसके बाद में मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। क्लियर है। सेम टू सेम वही मिलेगा आपको देखने को, बस थोड़ा सा आपको स्पष्ट थोड़ा डिटेल में और पूरा व्यवहारिक रूप से स्पीड से समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है। ज्यादा समय में नहीं देना चाहता हूं इसमें, क्योंकि इससे ज्यादा इजी अगर आपने प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा है तो बोल रहा हूं, इससे ज्यादा इजी अभी तक का संविधान में कहीं से कहीं तक कुछ मिला ही नहीं होगा आपको। इतना इजी आज का सेशन जाने वाला है ना। बहुत इजी है यार, कुछ भी समझने लायक उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले से आप समझे हुए बैठे हैं। एक परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे डॉक्टर ओम नागपाल साहब की, इनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, नागपाल साहब की, है ना। उन्होंने कहा है कि एक योग्य कुशल मुख्यमंत्री अपने राज्य का क्या होता है, सम्राट होता है। अपने राज्य का क्या होता है दोस्तों, सम्राट होता है। नागपाल साहब ने कहा है कि एक अगर कोई मुख्यमंत्री अगर योग्य है, कुशल है, तो वो अपने राज्य का सम्राट होता है और प्रदेश में उसकी स्थिति वही होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। अब यहां पर एक योग्य और कुशल का क्या मतलब हुआ, योग्य और कुशल का मतलब देखिए सिर्फ बुद्धिमान होना ही नहीं है, बल्कि यहां पर योग्य और कुशल का एक अन्य अर्थ और निकलता है। इनकी परिभाषा में अर्थ यह निकलता है कि उस राजनीतिक दल में उनकी स्थिति सर्वोच्च होना चाहिए, है ना। और जिस प्रकार से वो जीत कर आ रहे हैं तो वो जो है मिलीजुली सरकार ना बनाए, बल्कि बहुमत से जीत कर आ रहा हो। मतलब जनता ने उनको किस प्रकार से चुना है, उनको किस प्रकार से बहुमत दिया, स्पष्ट बहुमत दिया है या फिर मिलीजुली सरकार लेकर आ रहे हैं। तो राजनीतिक दल में उनकी स्थिति अच्छी होना चाहिए, केंद्र सरकार से उनके संबंध अच्छे होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती है वो सारी योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में है जो मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो अपने राज्य का सर्वोच्च होगा, अर्थात सम्राट होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जो राज्य में मुख्यमंत्री होता है उसकी स्थिति वही होती है जो कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की होती है, केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। बस आपको इतना सा याद रखना है। अब जब आपको पता है कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वही अगर राज्य में मुख्यमंत्री की है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि राज्य की जो कार्यपालिका होगी उसका प्रधान भी कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कंप्लीट कार्यपालिका पर उसी मुख्यमंत्री का ही अधिकार होगा, है ना। तो वास्तव कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, अगर राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री है तो नाम मात्र का प्रधान कौन है, कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो राज्य में राज्य के जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसमें इसकी स्थिति वही होती है जो प्रधानमंत्री की होती है केंद्र में। मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे आपने देखा होगा दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां होती है जिस पर कानून बनाए जाते हैं। 3 सूचियां होती है, कौन कौन सी होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक सूची है केंद्र सूची, है ना, एक राज्य सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची।
तो ये 3 प्रकार की सूचियां, देखिए केंद्र सूची पर कौन कानून बनाता है दोस्तों, केंद्र सरकार कानून बनाती है, मतलब प्रधानमंत्री, है ना। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री। और संवर्ती सूची पर दोनों, ठीक है ना। तो इस राज्य सूची पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास में। क्लियर है। तो ये स्थिति होती है राज्य में एक मुख्यमंत्री की, मतलब जो नागपाल साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये एक राज्य के सम्राट होते हैं। क्लियर है ना। नियुक्ति की अगर इनकी बात करें तो संविधान के आर्टिकल 164 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, उसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल साहब करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जिसको चाहेंगे उसको उठा करके मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो बहुमत से जीत कर आता है उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करेंगे, उसको ही नियुक्त करेंगे। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, मतलब 2 ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें राज्यपाल को अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है मुख्यमंत्री नियुक्त करते वक्त। ऐसी कौन सी 2 परिस्थितियां होती है, वो परिस्थिति होती है दोस्तों। एक परिस्थिति तो ये होती है जब कोई राजनीतिक दल जीत कर तो आ चुका है, लेकिन उस राजनीतिक दल में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हो सकता है एक से ज्यादा दावेदार बन जाए, एक ही राजनीतिक दल में, एक ही पार्टी में एक से ज्यादा लोग बोल दे नहीं साहब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सबसे ज्यादा पुराना लीडर हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनना, जो भी है, मतलब काफी सारे जो विवाद उड़ जाते हैं, है ना। तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उठा करके मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसको देखकर लगता है कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। अच्छा, दूसरी परिस्थिति क्या होगी, दूसरी परिस्थिति वो होती है जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। आम चुनाव हुए मुख्यमंत्री के, है ना, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, ये विधानसभा चुनाव होने के बाद में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के पास अधिकार आ जाता है कि वो किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना सा इसकी जो है इनकी नियुक्ति को लेकर के था। अब अगर बात करें शक्तियां और कार्य, तो वही शक्तियां और वही कार्य है जो प्रधानमंत्री के थे, केंद्र में प्रधानमंत्री के थे। देखिए सबसे पहला कार्य क्या होगा, मंत्री परिषद बनाना, है ना। मैं बताऊंगा आप लोगों को मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये सारा समझाने वाला हूं, डोंट वरी ना, निश्चित रहे। उसके बाद में विभागों में समन्वय, जो विभाग केंद्र सरकार में भी तो क्या हुआ था, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए थे और इन्हीं मंत्रियों को उन विभागों का प्रमुख बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अलग अलग विभागों में मतभेद ना हो, और मतभेद हुआ है तो उनमें समन्वय करने का कार्य किसका है, मुख्यमंत्री का है। ये सब राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं कर रहे ना। तो राज्य में ही मंत्रियों के कार्यकाल का बंटवारा करना, कौन मंत्री क्या काम करेगा, मंत्रियों में उनको काम सौंपना, या फिर सरकार का जो प्रधान प्रवक्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और बहुमत दल का नेता भी मुख्यमंत्री। देखिए सामान्य और व्यवहारिक बात तो यही होती है कि उस दल का, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका जो सबसे बड़ा नेता होगा वही मुख्यमंत्री पद संभालेगा। क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको शॉर्ट में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस खाली सुनते चलिए, आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले बात करें मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद के निर्माण की, है ना, मंत्री परिषद के निर्माण की। तो क्या होता है, आम चुनाव हुए, है ना, कोई एक राजनीतिक दल अपनी सरकार बना करके मतलब बहुमत में आ चुका है, जीत चुका है। अब जीतने के बाद क्या होगा कि उस दल का जो नेता होगा, सबसे बड़ा नेता होगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद में भाई उस पूरे राजनीतिक दल के जितने भी लीडर थे, जितने भी नेता लोग थे, उन नेता लोगों को जो है सरकार में ले लिया जाता है। सरकार में लेकर के वो सब मंत्री होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े मंत्री, जो भी नेता होंगे वो सब मंत्री बन जाते हैं। तो ये जो सब मंत्री बनते हैं ना, ये सब मंत्री ही मंत्री परिषद कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा। देखिए कि राजनीतिक दल में जितने भी मंत्री हैं वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो सब के सब मंत्री परिषद कहलाएंगे। मान लेते हैं कि ये मंत्री परिषद है, क्या है ये, मंत्री परिषद है। राइटिंग पे मत जाइएगा ना, हाँ मंत्री परिषद है, ठीक है ना, ये मंत्री परिषद है। अब क्या होता है कि इसमें से एक तो जो मेन सेंटर ऑफ पर्सन था, मतलब कि जो लीडर था, लीडर तो क्या बन जाएगा, यहां पर मुख्यमंत्री बन जाएगा, है ना, लीडर तो मुख्यमंत्री बन गया, इसको तो साइड में ही कर दीजिए, ठीक है। अब क्या ये बताइए, क्या ये जितने भी ये मंत्री हैं,
भाई दल में तो बहुत सारे मंत्री होंगे ना, तो क्या सारे मंत्री सबके सब सभी को अलग अलग से विभाग दे दिया जाएगा, सभी को अधिकार दे दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, मतलब इन मंत्रियों को 3 भागों में तोड़ा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार से इसमें से आप 3 भाग कर दीजिए, 3 भाग कर दीजिए दोस्तों। कुछ मंत्री होंगे ये वाले, समझिए इसको, देखिए इसमें सभी मंत्री आ चुके हैं। अब कैसे समझिए, तो सिर्फ इसको समझ लीजिएगा शॉर्ट एकदम, ये पूरा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। मंत्रिमंडल को ही मंत्री परिषद नहीं बोलते, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्री परिषद अलग होता है, और वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो है ये पूरा ये जो चक्र है, ये इसके अंदर जितने भी मंत्री, ये सबके सब मंत्री परिषद है, सबके सब मंत्री परिषद है। इसमें से कुछ मंत्रियों को, जो भाई सीधी बात है कि जो लीडर का फेवरेट लोग होंगे, है ना, जो मुख्यमंत्री के फेवरेट होंगे, उनको यहां पे उसके आसपास रखेगा वो, है ना। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसमें कुछ मंत्री होते हैं, तो इन मंत्रियों को क्या होता है कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं, है ना। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं, तो इन मंत्रियों को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को ही क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल। क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल, ठीक है ना। तो ये होता है मंत्रिमंडल, है ना, और ये पूरा क्या है? मंत्री परिषद है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ये अन्य मंत्री होते हैं दोस्तों, ये अन्य मंत्री होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री, केंद्र में अगर बात करें तो राज्य मंत्री कहा जाता है इनको। राज्य मंत्री मतलब सीधी सी बात है यार, ये जो है ना, ये दूसरे छोटे छोटे विभाग देखेंगे, ये छोटे विभाग देखेंगे। तो इन मंत्रियों में, ये जो दूसरी कैटेगरी के मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों में कुछ मंत्रियों के पास तो सेपरेट मतलब स्वतंत्र विभाग होते हैं, मतलब एक व्यक्ति को एक विभाग दे दिया था स्वतंत्र रूप से। लेकिन कुछ मंत्रियों को, इनमें से इन कुछ मंत्रियों को इन कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए रख लिया जाता है। अब बात समझ आ रही है ना। वो जो तीसरा ये जो मंत्रियों का ये जो पार्ट बचा, बड़ा पार्ट, इसमें जितने मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों को क्या किया जाता है? उप मंत्री का नाम दे करके, और इन जो 2 कैटेगरी के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री और ये राज्य मंत्री, इनके सपोर्ट के लिए डाल दिया जाता है, इनके सपोर्ट के लिए रख दिया जाता है, इनको उप मंत्री कह दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मंत्री परिषद का पूरा बाकायदा 3 हिस्सों में बंटवारा होता है, किसी को कैबिनेट मंत्री, कोई राज्य मंत्री, कोई उप मंत्री। इस प्रकार से 3 प्रकार के मंत्री बन जाते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से क्लियर हो पा रहा ना ये, ठीक है ना। और केंद्र में भी यही सिस्टम है, केंद्र में भी यही सिस्टम है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको दोस्तों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये समझ आया है तो अब पूरा सेशन एकदम स्मूथ चलने वाला है। देखिए मंत्री परिषद का निर्माण, तो अब आप समझ गए। अब ये जो बंटवारे करे तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करता है। इसलिए मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा कार्य होता है। क्या होता है? अपनी मंत्री परिषद बनाना, अपना मंत्रिमंडल बनाना, अपना कैबिनेट के मंत्री बनाना। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? मुख्यमंत्री का ही होता है। मंत्री परिषद में कितने मंत्री रखना है, कितने कम करना है, मतलब संख्या डिसाइड करना, ये काम भी मुख्यमंत्री का ही होता है। कितने लोगों के को मिला करके एक मंत्री परिषद का निर्माण करना, ये सब मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, विभिन्न विभागों में समन्वय, जैसा मैंने अभी बताया कि पूरे राज्य का कामकाज करने के लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। तो भाई जब अलग अलग विभाग होते हैं तो उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी वो विभागों के कार्य आपस में टकराएंगे नहीं, उनके उत्तरदायित्व कभी आपस में नहीं टकराएंगे, उनके अधिकार कभी आपस में बिल्कुल टकराएंगे ना, क्योंकि भले ही अलग विभाग है लेकिन कार्य तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर ही चलता है। तो जब इस परिस्थिति में, इसमें जब 2 विभागों में या 2 से अधिक विभागों में आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस मतभेदों को दूर करने का कार्य भी कौन करते हैं? मुख्यमंत्री ही करता है। मतलब क्यों? क्योंकि इन विभागों पर पूर्ण अधिकार होता है मुख्यमंत्री का। डेटा दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप आराम से, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा, है ना। जो विभागों के समन्वय की बात हुई थी कि जब विभागों में विरोध होगा, आपस में मतभेद होगा, तो उनमें आपस में समन्वय करवाया जाता है। तो इन मंत्रियों को किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये कार्य भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही करेगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई मंत्री ने कोई भाषण दे दी, जैसे मान लेते हैं कि कोई न्यूज पे आ गए, है ना, न्यूज चैनल पे कोई एंकर वगैरह उनको पकड़ के लिया, किसी का इंटरव्यू ले लिया, किसी मंत्री का, है ना, किसी कैबिनेट मंत्री का इंटरव्यू ले लिया, तो उन्होंने कुछ और बोल दिया पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में,
फिर किसी न्यूज चैनल वाले ने दूसरे किसी और मंत्री का भी, किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री को पकड़ लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, उसने कुछ और बोल दिया, तो दोनों में क्या हो, दोनों के विचारों में टकरावट हो गई। अब इस बात को लेकर के जो है अब न्यूज को, उनको तो एक मुद्दा चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी का एक लीडर बोलता है ऐसा और दूसरा आप बोल रहे हैं ऐसा, तो आपस में उनमें टकराव हो जाता है दोनों के विचारों में। तो उस जो दुविधा है विचारों की, इस दुविधा को कौन सुलझाएगा? तो अंतिम रूप से जो मुख्यमंत्री बोलेगा ना, मुख्यमंत्री का जो भी भाषण होगा या जो भी सफाई होगी वही प्रथम मानी जाएगी, वही प्रथम मानी जाती है। तो इसलिए यहां एक आ जाता है कि जब आपस में मंत्रियों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं भाषण को लेकर के, तो उसको क्लियर करने का काम जो होता है ना, स्पष्ट करने का जो कार्य होता है, वो मुख्यमंत्री का ही होता है, और मुख्यमंत्री को ही यह अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर है? इसके बाद बहुमत दल का नेता, तो ये बताने की जरूरत है क्या आपको? बताइएगा मुझे भाई, जो बहुमत दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्लियर है ना यहां तक का? लेकिन एक परिस्थिति ये विशेष होती है दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है? जो बहुमत से जीतकर आया हो, अपने खुद की दम पर, अपनी पार्टी के दम पर वो मुख्यमंत्री बना हो। लेकिन जो मिलीजुली सरकार, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के जब अपनी सरकार बनाती है, तो वो मुख्यमंत्री थोड़ा कमजोर होता है, वो इतने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता जितना कि बहुमत से जीतकर आने वाला मुख्यमंत्री कर पाता है। इसके अलावा और भी होती है कि कोई मुख्यमंत्री भले ही बहुमत से जीतकर आया हो, लेकिन उसकी पार्टी में कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू भगत है उसकी, तो उस पर भी डिपेंड करता है, या केंद्र सरकार से उसके कैसे संबंध है, उसको कितना सपोर्ट मिलेगा केंद्र सरकार से। तो ये सारी बातें निर्भर करती है कि एक मुख्यमंत्री कितना शक्तिशाली होगा राज्य में। क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के जो ये अभी तक का डिस्कशन पूरा कंप्लीट समझ आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। जिस मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री कर रहा था, है ना? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सबसे देखिए, संगठन की बात कर रहे हैं हम कि एक मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है, एक मंत्रिपरिषद कैसे बनकर तैयार होती है। सबसे पहले क्या होता है? आम चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद में सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्योंकि जब मुख्यमंत्री नियुक्त होगा तभी तो वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा ना, तभी मंत्रियों की चयन होगा, है ना? तो सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो भी जीतकर जो दल आता है जीत करके, उसके जो नेता होता है उस नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, संविधान के आर्टिकल 164 के माध्यम से, है ना? अब जैसे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री एक लिस्ट बनाकर देगा मंत्रियों की कि भाई ये सब मंत्री हैं, ये सब अपने वाले हैं, काम कीजिए, इन सबको मंत्री बना दीजिए। राज्यपाल को ऐसी लिस्ट बना करके राज्यपाल को सौंप देंगे मुख्यमंत्री, तो उन्हीं लोगों को मंत्री पद दे दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना? जब वो मंत्री आ जाते हैं, मंत्री सबको इनवाइट कर लिया, बुला करके फिर उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ को कैबिनेट मंत्री बना दिया, मतलब मंत्रियों की अलग अलग श्रेणियां कर दी जाती है, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, किसको कौन सा विभाग देना है, किसको क्या कार्य देना है, ये सारे। तो ये कार्यप्रणाली है ना, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। अब वो कैसे कार्य करेंगे, वो सारी बातें, इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। अब बताइए ना, क्या समझाने की आवश्यकता है इसमें? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, उसके बाद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की एक सूची तैयार करके और राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर लेगा। क्लियर है ना? इसके बाद में उन मंत्रियों को, अब वो सब आ गए, सब इकट्ठे हो गए, अब उनको अलग अलग भागों में तोड़ दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, किसी को राज्य मंत्री बना दिया, किसी को उप मंत्री बना दिया। तो सारे मंत्रियों को 3 हिस्सों में अलग अलग कर दिया, उसके हिसाब से उनको विभाग दे दिए। अब जैसे मैंने बताया, देखिए कैबिनेट जो मंत्री जो होते हैं, मतलब जो मंत्रिमंडल होता है, वो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, उसके अंदर सबसे बड़े विभाग उनके पास ही होते हैं। उसके बाद उससे जो छोटे विभाग होते हैं वो राज्य मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग होता है कुछ राज्य मंत्रियों के पास में, और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सपोर्ट के लिए काम करते हैं। वो जो उप मंत्री होते हैं वो तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के सपोर्ट में ही काम करते हैं, वो स्वतंत्र विभाग उनके पास नहीं होता है। क्लियर है यहां तक का? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। तो मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन होती है? मंत्रिमंडल होती है। और इस मंत्रिमंडल की बैठकों की अगर हम बात करें तो प्रति हफ्ता, हर हफ्ते इसकी बैठक होती है। हालांकि मुख्यमंत्री जब चाहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा, एक तरह से ये मान सकते हो कि मुख्यमंत्री की टीम है ये। कौन? मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की टीम है। तो मुख्यमंत्री जब चाहे तब इनकी मीटिंग ले सकता है ना? लेकिन हफ्ते में एक तो पक्का होती ही होती है।
और कितने आना जरूरी है, कितना क्या है। तो ये कोई एक ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इसलिए कोई कोरम नहीं होता है कि इतने मंत्री आएंगे तभी यहाँ पर डिस्कशन चालू होगा, जरूरी नहीं है ऐसा। मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको बुला ले, या सबको चाहे तो सबको ही बुला सकता है, ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक का ना। चलिए अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य, है ना। आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 163, ठीक है ना। अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहां पर हो रही थी, 164 में। अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 में क्या दिया गया दोस्तों, मंत्रिपरिषद की शक्ति और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, 5 प्रकार की विशेष शक्तियों की हम यहां बात करेंगे। वही जो केंद्र में मंत्रिपरिषद की हमने बात की थी शक्तियों की, वही शक्तियां सबके सब राज्य की मंत्रिपरिषद के पास भी है। आइए एक एक करके मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले शासन की नीति निर्धारित करना। शासन में भाई सरकार बनाकर आप आ चुके हो, आपने विभाग भी बांट लिए, सब कर दिया, ठीक है ना। तो कैसे कार्य करोगे, कार्य कैसे करोगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कार्य करना है, कृषि के क्षेत्र में क्या कार्य करना है, इसको लेकर के एक विशेष नीति बनाओगे ना। तो जो नीति बनती है वो नीति कौन बनाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बनती है ना। और दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। अब जैसे केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही सभी उच्च पदों की नियुक्ति होती थी केंद्र में। तो उसी प्रकार से राज्य में भी जो जितने भी उच्च पद है, उन सभी उच्च पदों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सिंपल सी बात है। कौन कौन उच्च पद होंगे दोस्तों, महाधिवक्ता होगा राज्य का, है ना, जो राज्य का एडवोकेट होगा। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस होता है ना, उसका अध्यक्ष होगा। तो ये जो बड़े बड़े जितने भी पद है राज्य के, उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन उसको परामर्श कौन देता है, किसके कहने पर करता है, मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है। क्लियर है ना। और विधानमंडल में शासन का यार देखिए, मंत्रिपरिषद ही तो सरकार है। एक तरह से व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सरकार कौन होती है, मंत्रिपरिषद ही होती है। क्यों, क्योंकि वो वही मंत्रिपरिषद है जिनको जनता ने जिताकर भेजा है। आम चुनाव में जनता ने जिता करके अपने प्रतिनिधि के रूप में सरकार का संचालन करने के लिए भेजा है। इसीलिए तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता के तो प्रतिनिधित्व करने आए। तो विधानमंडल में आकर के, जैसे केंद्र में संसद में जाते थे, तो यहाँ राज्य में कहां पर जाएंगे, राज्य वाले संसद तो जाएंगे नहीं ना, विधानमंडल में जाएंगे, क्योंकि राज्य में विधानमंडल बना दी गई है। तो विधानमंडल में जाकर के जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो विरोधी पार्टी वाले तो इनसे प्रश्न करेंगे ना, तो उन प्रश्नों का जवाब देने का कार्य भी इन्हीं का है। समझ आ रहा ना फंडा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूरा क्लियर होता चल रहा है तो कानून निर्माण का कार्य, सिंपल सी बात है, सरकार इनकी है तो कानून कौन बनाएगा, कि किसी दूसरी पड़ोसी पार्टी को बोलेंगे कि काम कीजिए, सरकार हम चला रहे हैं, कानून आप बना लीजिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा। कानून भी यही बनाएंगे। तो कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून लाना है, कौन सा रद्द करना है, ये सारे कार्य इनके ही है। कुछ भी समझाने जैसा कुछ है नहीं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, बजट तैयार करना। भाई बिना आर्थिक व्यवस्था के क्या राज्य का शासन संचालित हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो राज्य पूरा साल भर किस प्रकार से अपना शासन चलाएगा, उसके लिए बजट तैयार करने का कार्य। बजट पे हमने सेशन लिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड ईयर में लोक प्रशासन वाली सीरीज में हमने बजट पर क्लास ली है, जिसमें पूरे विस्तार से बजट पर चर्चा की है। बजट का निर्माण कैसे होता है, कौन पारित करता है, पूरी व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। अगर आपको देखना है, बजट के बारे में जानना है पूरे डिटेल में, तो दोस्तों जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लोक प्रशासन, है ना। या डायरेक्ट अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे लोक प्रशासन बाय लोधाजी सर या लोधाजी क्लासेस, तो भी आपको जो है वहां पर एक लोक प्रशासन की पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहां पर आप उसको बजट वाले सेशन को आप फॉलो करके देख सकते हैं। क्लियर है। तो बजट तैयार करने का कार्य भी इन्हीं का होता है। राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बजट, है ना, विधानमंडल में। लेकिन राज्यपाल बेसिकली करते नहीं है, बल्कि राज्य के वित्त मंत्री करते हैं। जैसे केंद्र में भी राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है बजट प्रस्तुत करने का, लेकिन राष्ट्रपति करते नहीं है, बल्कि वो किसी और व्यक्ति को पकड़ा देते हैं। और वो किसी और व्यक्ति में कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री को कह दिया जाता है कि साहब एक काम कीजिए, आप ही कर दीजिए, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि आपने खुद बजट तैयार किया है, आपके नेतृत्व में बजट तैयार हुआ है, तो फिर आपको ज्यादा नॉलेज है बजट का, तो आप समझा दीजिए, आप समझा भी पाएंगे ठीक से। तो बेसिकली वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। और उसी प्रकार से राज्य में भी वही है दोस्तों, राज्यपाल
ये अधिकार वित्त मंत्री को देते हैं। कौन से वित्त मंत्री? केंद्र वाले नहीं, राज्य वाले वित्त मंत्री को। क्लियर है ना? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का सेशन छोटा सा ही था, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक न्यायपालिका पर, ठीक है। और न्यायपालिका के भी दोस्तों 3 स्तर है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं जानता हूं आप सभी को पता है। न्यायपालिका में भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले उच्च, सबसे सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उससे कम लेकिन उच्च, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, और अधीनस्थ न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय। 3 प्रकार के न्यायालयों पर हमारे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, ठीक है। पर डे आपको सेशन इसके मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।